चलिए हो गया। अब आप क्रिकेट जोक से आ जाइए और आ जाइए। ठीक है, चलिए यहाँ पे आज जो है ये बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो है और इसके विषय में हम लोग को ये क्वेश्चन करना है। सबसे पहले एक आप लोग को एक ब्रीफ हम दे देते हैं। इकोनॉमी, नेचर ऑफ इकोनॉमी, है ना। अब इसमें ये बेसिक्स जो है इसके विषय में ये बताया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये जो इकोनॉमी या फिर जो इकोनॉमिक्स हम लोग कह रहे हैं इसमें इनफैक्ट हम लोग क्या स्टडी करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि जैसे कि रिसोर्सेज हैं, है ना। रिसोर्सेज आपके जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, इन रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइजेशन हो या इनफैक्ट ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो, है ना। तो अब इनका रिसोर्सेज है आपके पास, उन रिसोर्सेज का क्या करना है, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन जो आपको ये करना है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि एक जगह कहीं जो है वो डिमांड है, डिमांड मतलब कि मांग, है ना। और इस मांग के लिए क्या होगा, सप्लाई आपूर्ति, है ना। इस मांग और इस आपूर्ति मतलब डिमांड और सप्लाई का जो है ये क्या है, एक प्रबंधन, है ना। जैसे कि इट इज अ मैनेजमेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, है ना। तो जैसे कि कोई भी मान लीजिए कि आपके पास एम्पल रिसोर्सेज है, मतलब बहुत ज्यादा आपके पास क्या है कि आपके पास संसाधन है, संसाधनों से परिपूर्ण आप, ठीक है। और ये जो संसाधन हम कह रहे हैं ये कौन से संसाधन की बात हम कर रहे हैं, तो ये प्राकृतिक संसाधन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इससे आप परिपूर्ण हैं, तो इससे क्या ये माना जा सकता है कि आपके यहाँ जो भी जैसे कि जो संसाधन हैं तो आप उतना ही क्या हो जाए, एक समृद्धशाली आप अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, क्या ऐसा माना जा सकता है। आपके पास अगर संसाधन बहुत परिपूर्ण हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है तो आप उतना ही ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी आपको देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए अफ्रीका, अफ्रीका के पास क्या है, बहुत ज्यादा जो है सो नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन अगर दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं एक्सट्रीम पॉवर्टी है तो वो कहाँ है, अफ्रीका में। ठीक वैसे ही आप अगर अपने बगल के प्रदेश जो है उसको देखिए, झारखंड, झारखंड में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, लेकिन आप अगर देखिएगा तो भारत के ये टॉप 10 जो है ये उन स्टेट्स में भी झारखंड नहीं आता, ठीक है। तो संसाधन आपके पास रिसोर्सेज अगर बहुत ज्यादा है तो ये नहीं गारंटी करता है कि आप उतने ही क्या हो गए, समृद्धशाली जो है आप एक अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो इसका क्या करना है, एक ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना, और यही आपका इकोनॉमी है। इसी में अब जैसे कि जो नेचर ऑफ इकोनॉमी हो गया तो ये कई तरह का हो, जैसे कि उसमें तो कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ये क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये क्या बताता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो ये बताता है कि कोई भी आप जो प्रोडक्शन, जैसे कि आप कोई उत्पादन, अब 3 एक्टिविटी इकोनॉमिक्स में होती है, कहते हैं प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन। प्रोडक्शन को क्या कहें, उत्पादन,
डिस्ट्रीब्यूशन को कहे वितरण और कंजम्पशन को कहे उपभोग या फिर खपत, है ना। तो अब इसमें ये देखने वाली बात है कि आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं मतलब कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड टू whom टू प्रोड्यूस, टू whom, इसके लिए आप जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं और कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इस पे किसका आधिपत्य है या किसका कब्जा है। तो इस पे जो है कुछ सर्टेन प्राइवेट प्लेयर्स या फिर कुछ सर्टेन प्राइवेट कॉर्पोरेट हो गए या कॉर्पोरेशंस हो गए या कुछ यूनिट हो गए, उनका उस पे क्या है आधिपत्य। इसी अर्थव्यवस्था के इस नेचर को कहते हैं पूंजीवादी। मतलब कि बाजार यही तय करेगा कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किनके लिए प्रोड्यूस करना है। आइए समझ में। तो जब ये तय करने लगे तो इसको कहेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो, ठीक है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब हो गया, जैसे कि इसमें क्या है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है इस पे किसका कंट्रोल हो, मासेस का। मतलब कि मासेस का कंट्रोल हो, एक जनमानस का जो है उसमें क्या हो, एक आधिपत्य हो। या ऐसे समझिए कि जैसे कि जो आपके पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो गए, मतलब कि सरकारी जो ये सेवाएं हो गई, इनका आधिपत्य हो। वो ये तय करेंगे कि क्या आपको प्रोड्यूस करना है गुड्स या सर्विसेज में, या फिर कैसे आपको ये प्रोड्यूस करना है और किनके लिए करना है। तीसरी जो है ये होती है मिली जुली अर्थव्यवस्था। और हम लोग की जो इकोनॉमी है इंडियन इकोनॉमी, वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिली जुली व्यवस्था में इसमें क्या हो गया, क्या नाम ही है जैसे कि मिला जुला, इसमें क्या ये दोनों प्लेयर्स इसमें क्या होंगे, ये रहेंगे, ठीक है। मतलब कि प्राइवेट प्लेयर्स भी होंगे और ये क्या हो जाएंगे पब्लिक जो है ये भी प्लेयर। तो जो प्रोडक्शन का आपका है, जैसे कि जो भी उत्पादन के जो यूनिट्स हो गए, जो इकाइयां हो गई, इस पे किसका नियंत्रण है ये तय करता है। इसके जाहिर सी बात है कि इसके बाद ही आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और कंजम्पशन मतलब कि ये अगला जो है ये चरण है। अब कंजम्पशन का क्या मतलब हो गया कि ज्यादा से ज्यादा आप उपभोग या फिर कंज्यूम कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा खपत हो रहा है। अब खपत होने में इसमें क्या है कि जैसे कि फूड हो गया आइटम। अब कोई भी व्यक्ति अगर है तो उसके लिए बेसिक एमिनिटीज क्या होती है, फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है ना। तो ये बेसिक एमिनिटीज जो है अगर ये कोई भी व्यक्ति अगर फुलफिल कर पा रहा, ठीक है, मतलब कि ये किसी भी व्यक्ति के क्या चाहिए, एक जीवन यापन करने के लिए ये काफी जो है ये मतलब मूलभूत जो ये आवश्यकता है, ये तो उसके लिए ये चाहिए। अब अगर मान लीजिए कि ये भी वो क्या कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है, मतलब कि अगर जो बेसिक कम्युनिटीज हैं अगर ये भी वो क्या कर रहा है फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और उसके बाद से ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो उस सिचुएशन को क्या कहेंगे कि वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा उस सिचुएशन को हम कहेंगे कि वो पॉवर्टी, ठीक है। और पॉवर्टी मतलब क्या हो गया, गरीबी। और जब यही एक्सट्रीम सिचुएशन पे जब ये पॉवर्टी जब ये चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब भूखमरी। अब कोई भी अर्थव्यवस्था जो है उसमें चाहे ग्रोथ ना हो चलेगा, ग्रोथ अगर नहीं हो रहा है ये एक्सेप्टेड है, मतलब इकोनॉमी में कोई ग्रोथ नहीं है ये भी एक्सेप्टेड है। अनएम्प्लॉयमेंट एक लेवल तक अगर है ये भी एक्सेप्टेड है, ठीक है। डेवलपमेंट अगर नहीं हो रहा है वो भी एक लेवल तक एक्सेप्टेड है, लेकिन पॉवर्टी भी एक लेवल तक। लेकिन ये जो सिचुएशन है
जो एक्सट्रीम पॉवर्टी वाला, ये कोई अर्थव्यवस्था जो है ये जो है नहीं सहन कर पाएगी। और जब ये सिचुएशन हो जाता है तो ऐसी व्यवस्था में क्या हो जाएगा, जिसको बोलते हैं आपकी एनार्की का जो सिचुएशन है, या आपका जो सोशल अनरेस्ट या सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, तो यहीं पे आपकी चरमरा गई। सोशल अनरेस्ट मतलब कि सोसाइटी एज ए होल जो है वही स्टेबल नहीं है। आई बात समझ में? देन व्हाट टू टॉक अबाउट गवर्नमेंट एंड अदर गवर्नमेंट सिस्टम, जब समाज ही क्या होगा वो एक नहीं व्यवस्थित होगा। आई बात समझ में? जब ये सिचुएशन जो है आपका ये चला है, तो अब है कि क्या आपके पास संसाधन है। यहाँ पे हमने जो बताया आपको कि आपके पास क्या है कि संसाधन है, तो ये संसाधन अगर है तो क्या ये संसाधन गारंटी कर रहे हैं कि आपके यहाँ ऐसी समस्या नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। उन संसाधनों का क्या करना है आपको, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, मतलब उसका एक सही प्रबंधन ऐसा करना है, ऐसा उपयोग करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा आप क्या करें, आपको यील्ड मिल सके, मतलब कि आपको आउटपुट मिल सके। ठीक है, तो अब यहीं से है कि जो आपका एक काफी फेमस जो है आप लोग पढ़े भी हैं, एक इक्वेशन भी है आउटपुट का, जो आपका या एग्रीगेट डिमांड का जो इक्वेशन होता है वो ये बोलता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट या फिर नेट एक्सपोर्ट। अब ये जो होते हैं यही आपके फैक्टर्स ऑफ क्या हो गए, ये आपके आउटपुट हो गए या एग्रीगेट डिमांड के ये फैक्टर हो गए। और ये सब आप देख रहे होंगे किसमें है, एडिशन में, है ना। अगर इनमें से अगर आपका मान लीजिए कि खपत बढ़ रहा है, डिमांड मतलब कि आपके यहाँ कमोडिटीज का या गुड्स का क्या हो रहा है या सर्विसेज का वो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है तो आपका आउटपुट बढ़ेगा, मतलब कि आपकी जीडीपी या इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी अर्थव्यवस्था में वो बढ़ेगा। यहाँ पे क्या है कि अगर निवेश बढ़ रहा है आपकी अर्थव्यवस्था में, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो निवेश कर रहे हैं तो अगेन आपका आउटपुट और एग्रीगेट डिमांड वो बढ़ेगा और आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर इसको कहते हैं। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर का ये मतलब हो गया कि गवर्नमेंट जो है वो खर्च कर रही है किसमें, डेवलपमेंट एक्टिविटीज में, मतलब कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिज, ठीक है, ये सब पे क्या है ज्यादा से ज्यादा ये खर्च कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन आपका इट क्रिएट्स कंजम्पशन और फिर आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट जो है वो बढ़ेगा। इससे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगा और फिर आपका क्या हो जाएगा, ये आउटपुट बढ़ेगा। और अगर आपकी इकोनॉमी क्या है, ये ट्रेड में है, अगर ये नहीं भी, अगर क्लोज्ड इकोनॉमी अगर है, कोई भी इकोनॉमी जिसको क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, क्लोज मतलब क्या, बंद हो गया, तो क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है कि वहां पे ट्रेड नहीं हो रहा है। ट्रेड क्या हो गया, वो नहीं हो रहा है, मतलब कि वो फॉरेन मतलब किसी दूसरे जो है ये देश से उसका कोई व्यापार नहीं हो रहा, विदेशी व्यापार नहीं हो रहा, तो ट्रेड ये फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये क्लोज्ड इकोनॉमी हो गई। ठीक है, और ओपन इकोनॉमी है, मतलब जैसे कि 1991 में आप लोग सुने होंगे कि इंडिया ओपन नेटवर्क, उसमें क्या हो गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, है ना। तो अब इस तरह से तो ये जो हो गए आपके ये फैक्टर्स हो गए। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए तो जैसे कि जो जीडीपी है हमारा, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये क्या कहता है, तो ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within the domestic territory during a financial year। ठीक है, अब इसी को कहते हैं हम लोग जीडीपी। अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, और आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में मतलब कि आपके घरेलू क्षेत्र में,
ठीक है। अब जाहिर सी बात है बहुत सारी विदेश की कंपनियां जो है वो भी भारत में क्या है वो अपना जो है कार्य कर रही है, ठीक है। तो अब डोमेस्टिक टेरिटोरी यहीं पे जो है वो उत्पादन कर रही है, तो ये हमारे जीडीपी में वो ऐड होगा। लेकिन ठीक वैसे ही जैसे कि यहीं के लोग अगर मान लीजिए कि दूसरे कहीं जगह पे वो अगर कार्य कर रहे हैं या वो उत्पादन कर रहे हैं, तो वो चूंकि आपका घरेलू क्षेत्र नहीं हुआ तो वो इसमें क्या है वो नहीं उसमें कैलकुलेट होगा। लेकिन जैसे जीएनपी की अगर हम बात करें, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अब वो नेशनल, तो अब इसमें क्या करेंगे कि आपके यहाँ के जो लोग हैं वो बाहर कार्य कर रहे हैं उनका जोड़ देंगे और बाहर के लोग जो यहाँ कार्य कर रहे हैं उसको घटा देंगे, तो ये नेशनल हो जाएगा, तो ग्रॉस नेशनल। और जब भी ग्रॉस से हम लोग नेट पे आते हैं तो आप लोगों को मालूम ही है कि डिप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब जैसे इंडिया का जीडीपी है, अब इंडिया के जीडीपी में कई सेक्टर्स हैं, उनका अलग अलग कंट्रीब्यूशन जैसे है, जैसे कि सर्विसेज सेक्टर, ठीक है, सबसे ज्यादा इसी का कंट्रीब्यूशन होता है और तकरीबन 54.86%, मतलब अभी एट प्रेजेंट आप 55% तक भारत का जो आपका जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूशन किसका है, सर्विसेज सेक्टर, ठीक है। और जो आपके इंडस्ट्री सेक्टर का है ये तकरीबन 25% के करीब जो है ये। एग्रीकल्चर का बताइए 17 पॉइंट समथिंग, मतलब कि तकरीबन आप आ जाइए 18% के करीब, ठीक है, ये एग्रीकल्चर का। और एग्रीकल्चर आपका एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट करता है, कितने लोग कृषि पर आश्रित हैं, 70 नहीं, थोड़ा सा मतलब हाँ वही 60-65, हाँ अब थोड़ा सा कम हो गया। हाँ तो अब आप ऐसे समझिए कि 60 लोग 100 में से मिलके और कितना वो पैसा अर्न कर रहे हैं, 17 रुपए। हाँ वो भी। तो अब देखिए कि अब अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अब इसमें क्या है, इसीलिए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, आगे आप लोग पढ़िएगा भी, उसमें कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो गई आपकी, जीरो हो गई। मतलब कि कृषि एक ऐसा कार्य है कि कोई एक व्यक्ति अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसमें कई लोग जो है वो भी उसमें जुड़ गए। अब कोई मान लीजिए कि अब यही पेशेंट क्लास ले रहा है, अब इसको क्लास लेने के लिए एक व्यक्ति का ये काम है, अब इसी में जो है 5 आदमी लगे हुए हैं, तो 5 आदमी लगे हुए हैं तो उनका प्रोडक्टिविटी क्या हो गया, जीरो। एक आदमी का काम और कितने लोग और लग गए, 5 लोग लग गए। ऐसे ही कृषि में भी क्या है कि उतने लोग जो है उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, वो जीरो, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आती है जीरो, इसलिए उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी, उसको लग रहा है कि हम काम कर रहे हैं जबकि वो क्या है, वो कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर रहा है। तो इस तरह से ये जो है यही आपकी जो नेचर ऑफ इकोनॉमी है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और ज्यादा कोई क्वेश्चन अभी तक आप लोग ने नहीं। चलिए, which of the following is not an economic activity, ये तो काफी आसान है, सकते हैं कि मतलब ये है कि इनमें से कौन आर्थिक गतिविधि नहीं है। तो आर्थिक गतिविधि होती क्या, पहला प्रश्न तो यही है, इससे इनकम जनरेट, तो इसमें से किससे इनकम जनरेट नहीं हो रहा, स्वैच्छिक सामाजिक सेवा, वॉलंटरली, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। खेती से होता है, परिवहन से होता है, और सर्विस सेवा मतलब जो है, ये सर्विस का मतलब ये कौन सा सेवा है, ये फ्री वाला सेवा नहीं है। जैसे आप बैंक में नौकरी कर रहे हैं, ये भी एक सेवा हो गया। आप अगर कोई शिक्षक है, आप पढ़ा रहे हैं, तो वो भी एक सेवा है। तो इसलिए इसमें से ये जो है एक्टिविटी नहीं होगी। चलिए अगला, Which of the following is not an economic infrastructure, इसमें से कौन आर्थिक और संरचना नहीं है, आर्थिक और संरचना किसको कहते हैं, स्कूल, स्कूल आपका होगा, कोल माइंस, रोड और रेल सही है। तो सैनिटरी फैसिलिटीज जो है इसमें से कौन जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कौन, ये इसमें से आर्थिक और संरचना नहीं, मतलब कि ऐसा जो इकोनॉमिक प्रीमाइसेस नहीं है, जहां से आप जो कुछ गेन नहीं कर सकते।
तो स्कूल क्या है, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे स्कूल आप अगर बना देते हैं तो स्कूल बना दीजिएगा तो अब वहीं पे मान लीजिए कि एक पूरा एक इकोनॉमी वहां पे डेवलप हो जाएगा। जैसे थोड़े दिन बाद आप देखिएगा क्या वहां पे एक स्टेशनरी की दुकान आ गई, बुक शॉप आ गया। तो ये जो डेवलपमेंट आप कर रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप बनाते हैं वो क्या है, वो आपका एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ठीक वैसे ही कई लोग उसमें रोजगार से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, कोल माइंस जो है कुछ पूछना ही नहीं है, उसमें जो है पूरा माइनिंग का सारा लेबर से लेकर इतना ही नहीं, कोल जो है एनर्जी का भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, सड़कें और रेल। जाहिर सी बात है रोड्स एंड रेल्स है, लेकिन ये जो सैनिटरी फैसिलिटीज हैं, जैसे आप साफ सफाई का ये जो है ऐसे सब होता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना। ये तीनों क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एक स्ट्रक्चर आपने किया, आधारभूत संरचना जिसको कहते हैं। इसीलिए जो अभी हमने बताया आपको कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो आपने किया, हाँ गुड, वेरी गुड। सम्राट दे रहे हैं, हाँ कि एक सेकंड जरा इनको आंसर कर दें। हाँ रुक जाइए, अभी 4 नंबर पर मत जाइए। हाँ ठीक है, हाँ तो अब इसमें समझिए। तो अब जो है कि जैसे अभी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमने बताया कि अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी को वो क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, जैसे कि ये जी का क्या मतलब हो गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर या डेवलपमेंट एक्टिविटी जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ब्रिज, स्कूल, हॉस्पिटल्स ये बना रहे हैं। तो ये केवल एक जो होता है, ये एक आइसोलेशन में नहीं देखा जाना चाहिए। वो क्या है, एक इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर मान लीजिए किसी एक गांव में एक मेडिकल कॉलेज बना दिया तो उसकी अर्थव्यवस्था अगले 3 4 5 वर्षों में देखिए, मेडिकल कॉलेज होगा तो फिर फार्मा होगा, फिर और धीरे 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 ये पूरा चेन बन जाएगा। यहाँ तक कि आने वाले समय में वो पूरा शहर जाना जाएगा। जैसे आप जमशेदपुर का उदाहरण देख लीजिए, जमशेदपुर टाटा क्या एक औद्योगिक केंद्र बना, आप बोकारो देख लीजिए। तो अब वैसे ही यहाँ भी क्या है कि ये कोल माइंस तो है ही है, और सड़कें और रेल का एक कारखाना अगर बन जाए। आप लोग का ये जो मुंगेर के पास वाला कौन सा जगह है, रेलवे का एक बहुत बड़ा जो है नहीं जमालपुर ना, हाँ वो आपका हो गया। या इसी तरह से बहुत सारा, तो वो क्या है, तो इज नॉट एन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये काफी इजी क्वेश्चन है, इसको हिट कीजिए आप लोग। विकास का भारतीय मॉडल निम्नलिखित के हितों को सुनिश्चित करता है, व्यक्ति, राज्य, राज्य और व्यक्ति दोनों, हाँ व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों, इसमें तो कोई प्रश्न है ही नहीं। What type of economy does India have? ये तो स्टार्ट में बता दिया था। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब हुआ कि दोनों प्लेयर हो गया, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों। चलिए नेक्स्ट, ये बनाइए, ये काफी इजी क्वेश्चन है। कौन सा, नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट। नॉन इकोनॉमिक मतलब कि जो इकोनॉमी से रिलेटेड है। हम नेचुरल रिसोर्सेज स्टार्ट में ही हमने बताया, एनर्जी रिसोर्सेज और कैपिटल रिसोर्सेज। इसके अलावे एक चीज और जिससे आप समझिए, जैसे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्या क्या जो उत्पादन के कारक होते हैं, उसमें से क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, मतलब कि भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। ठीक है, ये आपके जो है रिसोर्स। चलिए अगला, मिक्स्ड इकोनॉमी मींस, मिक्स्ड इकोनॉमी किसको कहते हैं? पी क्या है, पहले देख तो लेना। हाँ, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र सह-अस्तित्व में है, वेयर पब्लिक, इसको बल्कि हो सके तो आप लोग नोट कर लीजिए।
where public sector and private sector coexist in the national economy. ठीक है, ठीक है, यही है मतलब दिस इज साउटिंग की दैट आई एम आंसर। चलिए आगे बढ़िए, अब सब सॉल्व मिल जाएगा। यही ये क्या आंसर कर रहे हैं? ठीक है, 7 बताइए। भारत क्या है? तो पिछड़ी अर्थव्यवस्था, विकसित, विकासशील। इंडिया इज डेवलपिंग। डेवलपिंग इकोनॉमी का क्या मतलब होगा? चांसेस है सर, डेवलप होने का चांस नहीं है। एरिया है जिसमें हम लोग को इम्प्रूवमेंट करना है। नहीं वो तो ठीक है, डेवलप होने का चांस नहीं है। यू आर टेंडिंग टुवर्ड्स डेवलप, टेंड्स टू डेवलप। चांस, संभावना तो यहाँ भी है। बैकवर्ड इकोनॉमी में एक दिन जो अपना टाइम आएगा, आई बात समझ में? ये अलग बात है। यहाँ क्या कह रहा है कि टेंड्स टू डेवलप, आप जो है विकसित जो है वो होना ही है। ठीक है? नहीं ठीक है सर। नहीं है। कैसे? चालू भी नहीं था सर। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलिए कोई नहीं। हाँ क्या है? हाँ हाँ तो ठीक है, टेंड्स टू डेवलप। चलिए कोई बात नहीं। Which of the following is not the characteristics of Indian economy? कौन नहीं है? इधर हमको देखना दे, इधर सिर दर्द कर रहा है। हाँ, which of the following is not the characteristics of Indian economy? क्या नहीं है इसमें से? तो बहुत आसानी से अब तक आंसर आ जाना चाहिए। लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अच्छा नहीं है। हाँ, बाकी 3 जो हैं वो क्या हैं? लो रेट पर कैपिटा का फॉर्मेशन है ही है। लो पर कैपिटा इनकम, चूंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिनोमिनेटर पॉपुलेशन होगा तो वो होगा ही। चलिए अगला बताइए। हाँ, इनका क्या आंसर है? 8 का डी। हाँ सही है। वॉइस ऑडिबल है कि नहीं आपको? हाँ वही तो हम इनको कह रहे हैं, तब से इतना रिटन कम्युनिकेशन हम लोग का हो गया। वॉइस ऑडिबल है? नहीं हम तो बोल रहे हैं, इनको सुनाई दे रहा है। यस सर आ तो गया, ठीक है। हाँ चलिए, हाँ नाइन्थ क्वेश्चन को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली, इट इज ऑडिबल, थैंक यू। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग correctly explains the India is an underdeveloped economy? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये तो होना ही है। आय का असमान वितरण। अच्छा अब ये बताइए, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, ये धीरे धीरे ये चेंजेज हो रहा है, तो ये तो एक उसका इंडिकेशन तो है ही है। क्या आंसर दे रहे हैं ये? हाँ मतलब डेवलपमेंट से ये क्या है? तो अब ये देखिए बता रहे हैं, तो अब जैसे चेंज इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, ये धीरे धीरे आप परिवर्तन जो है इसमें ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है। और ये क्या है? ये आपका है बता रहे हैं, नहीं अंडर डेवलपमेंट। स्लोअर रेट ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम, हाई डिपेंडेंसी रेशियो, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यस दिस इज एन आंसर।
उसके बाद से है कि उच्च निर्भरता अनुपात, ये क्या होता है? आपकी डिपेंडेंसी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो किनके ऊपर है? जैसे कि स्टेट के ऊपर हो गया या बहुत सारा रिसोर्सेज के ऊपर, ये भी है। अच्छा, स्लो रेट ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम, ये जो है अंडर डेवलपमेंट का ये इंडिकेटर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि आपका अगर नेशनल इनकम अगर मान लीजिए आप अंडर डेवलप्ड थोड़े ही हो गए, फिर अगर नेशनल इनकम अगर इंक्रीज भी कर रहा है भले ही, लेकिन क्या है स्लोअर पाथ से, तो आप धीरे धीरे क्या हो रहा है, आप डेवलप हो रहा है। इसलिए क्या आंसर होगा 1, 2 एंड 4। और आप अपने फाइनेंशियल सेक्टर में डे बाय डे क्या कर रहे हैं, ये चेंज कर रहे हैं, ये अंडर आप डेवलप्ड हो जाएंगे तो आप उस तरह से एब्रप्ट चेंजेस नहीं करेंगे। इसलिए ये आंसर हो गया 1, 2 एंड 4। 2 भी आई है, हाई डिपेंडेंसी रेशियो, समझ गए? इट विल बी ट्रू टू क्लासिफाई इंडिया एज खाद्य घाटे वाली अर्थव्यवस्था, ए फूड डेफिसिट इकोनॉमी। नहीं, सवाल ही नहीं है। हाँ, लेबर सरप्लस, ट्रेड सरप्लस, ट्रेड सरप्लस अब कह सकते हैं। ये जो है, ये जब क्वेश्चन बनाया गया था, क्योंकि एट प्रेजेंट आप लोग को मालूम होगा कि करेंट अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट हमारा क्या है, सरप्लस है, ठीक है। मतलब 0.6% हम लोग जीडीपी का अभी क्या हमारे यहाँ करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं है। एक्सपोर्ट अभी हम लोग का ज्यादा एट प्रेजेंट, अगर अभी की बात करें तो ये जब क्वेश्चन जब का था उस समय ट्रेड सरप्लस नहीं होता था, क्योंकि ये बहुत हम लोग के लिए एक आश्चर्य की बात होती थी। तो अभी हम लोग का एट प्रेजेंट ट्रेड सरप्लस है, लेकिन इसको हम आंसर नहीं कह रहे। आंसर क्या है, लेबर सरप्लस इकोनॉमी। हाँ, कैपिटल तो अभी है चूंकि हम लोग डेवलपिंग नेशन है, इसलिए ये ध्यान। अब अगर मतलब ऐसा कोई पढ़ ही जाए आपके पीछे कि आपका क्वेश्चन गलत करवाना है तो बना सकता है। हाँ, ध्यान में रखिएगा, और हो भी सकता है, कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे कि नॉर्मली हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट डेफिसिट, नाउ इट इज ट्रेड सरप्लस। वेरी गुड, बहुत सही समय से आप आंसर किए, ठीक है। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ना, ट्रू क्लासिफाई एट लेबर सरप्लस इकोनॉमी, ये तो है, लेकिन एट प्रेजेंट जो है अभी का डेटा जो है ट्रेड सरप्लस भी है, मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं है इंडिया में, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा सतर्क रहिएगा लोग, जो मतलब अपकमिंग एग्जामिनेशन है कि आप लोग को, इसीलिए हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स में डेटा भी अपडेट करना जरूरी है। ये पुराना क्वेश्चन है, पहले जब जब हम लोग पढ़ते थे तो उससे भी और मतलब 1-2 पीढ़ी पुरानी एक मतलब ये बात है कि जैसे कि आज, हाँ, जैसे इंडिया जब आजाद हुआ तो उसके बाद 1947-50 में हम लोग का जीडीपी था 2.47 लाख करोड़ रुपया। अभी हम लोग आज जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में इतना हम लोग राशन बांटते थे, तो ये अगर जो उस समय का जो आपका जीडीपी होता था, ठीक है। अभी हम लोग 5 ट्रिलियन का जो है वो टारगेट रखे हैं। इन डॉलर टर्म्स कितना विकास हुआ है, अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इंडिकेट्स दैट इंडियन इकोनॉमी इज इन ए डेवलपिंग कैटेगरी, ये बताइए, ये बनाइए आप लोग, ये खुद से अभी तुरंत बताए भी हैं। एक को हटाइएगा, सब निकाल दीजिएगा। क्या, हाँ, पर व्यक्ति जो है कितना प्रोटीन, प्रोटीन का मतलब आपका न्यूट्रिशन लेवल जो है। डी, डी क्या है, 1, 2 एंड 3। अच्छा, सी बता रहे हैं आप, 2 और 3। अच्छा, और पहला को क्यों हटा रहे हैं, व्यवसाय मुख्य रूप से कृषि है। इसका आंसर है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है क्या, अपने यहाँ जो खेती है, फर्क है दोनों में, समझिए। हम लोग का जो एग्रीकल्चर है वो सबसिस्टेंस फार्मिंग उसको बोलते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग। मतलब कि आपकी जो फार्मिंग है वो किस पे है, भरण पोषण, मतलब आप किसी तरह से खाने के लायक जो है उपजा लेते हैं।
उसमें ये नहीं है कि व्यवसाय आप जो है कर पाते हैं, इसलिए क्योंकि पर जो है अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से अगर लैंड होल्डिंग देखिएगा बहुत कम है, आपके यहाँ क्या है पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यू कैन नॉट कंपेयर योर एग्रीकल्चर विथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उससे जैसे अगर हम बिहार की ही बात करें और खासकर ये नॉर्दर्न बेल्ट की ही बात करें, जो नॉर्थ बिहार स्पेशली आप अगर कहें, तो ये क्या है इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला ये इलाका है। तो पर हाउस होल्ड जो लैंड है वो डे बाई डे वो क्या करेगा, वो स्विच कर रहा है, और लैंड तो बढ़ेगा नहीं, वो इनइलास्टिक सप्लाई है, वो कोई कमोडिटी तो है नहीं, तो नेचुरल रिसोर्सेज, तो आप क्या करेंगे, खेती जो आप उस पे करेंगे तो आपको किस पे काम करना है, प्रोडक्टिविटी पे, कि ज्यादा से ज्यादा आप प्रोडक्शन, जैसे इतना ही लैंड है अब 3 भाई में वो बंटवारा हो गया, फिर उसके बाद से एक भाई को खेती नहीं करना है, वो क्या किया, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो एग्रीकल्चरल लैंड का कन्वर्सन रियल एस्टेट में भी हो रहा है, और जो भी फार्मिंग है वो क्या है भरण पोषण वाली, तो आप उसमें क्या व्यवसाय कर लीजिएगा, ठीक है, तो इसलिए ज्यादा डिपेंड, तभी तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या है 17% अभी हमने बताया ना, 17% ही तो जीडीपी में, 60% लोग लगे हुए हैं और 17 रुपया जो है अर्न कर रहे हैं, इसलिए ये जो है एक रीजन है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अभी हमने बताया, प्रच्छन्न बेरोजगारी की, जैसे कि एक ही कार्य है उसमें कई लोग जो है लगे हुए हैं, तो और पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, जाहिर सी बात है स्किल पे हम लोग काम कर रहे हैं, अभी भी एक ही व्यक्ति को कई चीज जो है सिखाया जाएगा तब भी वो टेक्नोलॉजी में नहीं अपग्रेड, टेक्नोलॉजिकली हम लोग को क्या है स्किल करना होगा, तभी तो कि जो आप वैज्ञानिक खेती बढ़ाइए या किसी भी कार्य में क्या कीजिए कि ज्यादा दक्ष बनिए, वो हमेशा से, वो काफी दिनों से वो चल रहा है, नहीं पिछले 10-12 साल से, जैसे कि आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की जब बात आई थी, ये 2010 से, मतलब कितना 12-13-14 साल हो गया ना, हाँ, कि डेमोग्राफिक डिविडेंड की सबसे युवा जो है ये देश है, पॉपुलेशन इसका है, इसको ज्यादा से ज्यादा अगर कौशल अगर आप प्रदान कीजिएगा तो ये ठीक है, तो ये प्रोटीन वाला नहीं होगा। अगर हाई पर कैपिटा इंटेक प्रोटीन बढ़ रहा है इसका मतलब कि ये अच्छी बात है, ये अपोजिट हो गया, अब प्रोटीन ज्यादा अगर इंटेक आपका बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि चलिए आगे आइए, A closed economy is a economy in which, अभी आपको हम बता ही दिए क्लोज्ड इकोनॉमी का डेफिनेशन कि वो क्या है, ये फैक्टर आपका नहीं रहेगा, ये नहीं रहा, ट्रेड नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये क्लोज्ड इकोनॉमी हो जाएगा, और ये जैसे ही किए आपने ओपन इकोनॉमी, तो ये क्या हो जाएगा, नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इंपोर्ट टेक्स प्लेस, अब सारा क्वेश्चन बन जाएगा, बनाइए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे किसका कब्जा हो, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड टू होम टू प्रोड्यूस, तो ये कौन तय करेगा, ये मार्केट तय करती है, इसमें क्या प्राइवेट एंड पर्सनल ओनरशिप जो है उनके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधनों का निजी या व्यक्तिगत स्वामित्व, ठीक है, और ये हम क्या बता रहे थे कि यही अगर पब्लिक सेक्टर होता तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे किसका है, मासेस का, यही कार्ल मार्क्स का भी थ्योरी था, क्या था, जो कम्युनिस्ट जो मैनिफेस्टो उसमें क्या बताया था कार्ल मार्क्स की, मीन्स ऑफ जो प्रोडक्शन है इस पे जैसे ही कब्जा हो जाएगा जब लोगों का या कुछ खास लोगों का अगर होगा तो वो क्या करेंगे, वो एक्सप्लॉइट करेंगे, वो शोषण करेंगे, है ना, इसीलिए जो है क्या कि मासेस के पास जो है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, हाँ, इंडिया एम्स टू अचीव $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 30 में, अभी हाँ 24 इसी साल अचीव करना है, अब आ जाइए यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोगों को, बता ही देते हैं, जैसे कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होता है तो 3 तरह का उसमें हो गया, प्राइवेट, हाँ ठीक है 2024, हाँ प्राइवेट है कौन, हाँ बता रहा,
प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी एक्टिविटीज जो कहते हैं, या उसको प्रिमिटिव एक्टिविटीज भी कहते हैं, जैसे जो कि रियल प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि खेती या इससे संबंधित, तो एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज इसको कहते हैं आपको, ये प्राइमरी। दूसरा हो गया आपका सेकेंडरी एक्टिविटी, जिसमें इंडस्ट्री से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग या कुछ आप उत्पादन कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा आपका सेकेंडरी। टर्शियरी में जिसमें सेवा हो गया, है ना, ट्रेड एंड सर्विसेज जो है ये आपका, जैसे कोई डॉक्टर हो गया, आप आईटी इंडस्ट्री में काम करना है ना। और इसी में एक और भी जो है, मतलब एक चौथी जो इसको बोलते हैं टर्शियरी के बाद भी, जैसे जो मतलब कंसल्टेंट या इस तरह का जो एक्टिविटी कर रहे हैं, हालांकि वो सर्विसेज सेक्टर का ही है, लेकिन उसको भी एक थोड़ा सा सेपरेट, यही 3 तरह के ये सेक्टर हो गए। ठीक, अब आ जाइए पहला, भारत में सेवा क्षेत्र में शामिल है, सर्विस किसको कहते हैं? तो अब जाहिर सी बात है, ये फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग प्रिमिटिव एक्टिविटी है, तो 4 को आप हटा दीजिए। अब क्या बचा? होटल्स इंडस्ट्री एक सेवा हो गया, तो 3, तो 2 और 3। माइनिंग और क्वायरिंग क्या हो गया? वो भी आपका नहीं हो। ठीक है, ये ओल्ड क्वेश्चन है, काफी पुराना पूछा हुआ। दूसरा बताइए, ये क्या बता रहे हैं? हाँ, क्वार्टरनी सेक्टर, वेरी गुड। हाँ, 2 नंबर बताइए। एग्रीकल्चर और सर्विसेज, तो प्राइमरी हो गया एग्रीकल्चर, और सर्विसेज हो गया टर्शियरी सेक्टर, तो ए ऑप्शन जो हो गया वो आंसर हो गया। चलिए तीसरा, क्या आंसर दे रहे हैं ये? ब्यूरोक्रेसी टाइप ऑफ जॉब्स, हाँ गुड। चलिए तीसरा बताइए, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ड्यूरिंग लास्ट डिकेड, टर्शियरी सेक्टर, वही सर्विस सेक्टर, जिसमें 54.86% जीडीपी में ग्रोथ है हमारा। एक टाइम पे 60 प्लस था, 65, जब वही जो आपका आईटी इंडस्ट्री वगैरह। ये बताइए सेकंड जनरेशन ऑफ ये निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा पहचाने गए आर्थिक सुधारों की दूसरी पीढ़ी का हिस्सा नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किसको कहते हैं? जैसे गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में किया गया, लीगल सिस्टम पे किया गया, लॉ आपका चेंज किया गया, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स किया गया। बस ऑयल और सेक्टर रिफॉर्म जो है ये नहीं है, ये हटा दीजिए। दूसरी पीढ़ी का ये आर्थिक जो है सुधार हुआ, जैसे बैंकिंग रिफॉर्म्स, आप लोग जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 90 में, उसमें भी चेंज हुआ ही ना, जैसे आप ये पढ़े भी। हाँ बिल्कुल हुआ, बहुत सा चेंज है। नरसिम्हन कमेटी आपका बैंकिंग रिफॉर्म, अभी सरफेसी एक्ट भी पढ़े आप 2002, तो जो भी कानून से के दृष्टिकोण से भी जो परिवर्तन हुआ वो भी उसमें है। चलिए अगला बताइए, 5वां बताइए। The purpose of national infrastructure pipeline is to provide equal infrastructural facilities to all। ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट, और ये जो कह रहा है कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को 2020 से 30 की अवधि के लिए कहा गया है, ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, इसलिए ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी, पहले इसको समझिए कि ये क्या होता है। परचेजिंग पावर पैरिटी, जैसे कि आप किसी भी चीज को खरीदते हैं, मान लीजिए कि अगर ये जो पेन है हमारा, हाँ, इसकी कीमत अगर 50 रुपए है, तो 50 रुपए किस में है? इंडियन रुपी में। डॉलर टर्म्स में हम इसको अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? $400 का। ये कितना हो जाएगा? 50 रुपए का है तो 80, मतलब अगर 400, अगर $50 का है तो रुपी टर्म में कितना हो जाएगा? 400 रुपी, क्या ये 4000? अगर ये $50 का है तो रुपी टर्म में कितना हो गया? $1 इज इक्वल टू 80 रुपी है, 4000।
तो 4,000 रुपए का ही है। अब ये है कि आप एक्सचेंज रेट में, मतलब कि ये क्या किया आपने, तो अब अगर 80 से वो बढ़ता जाएगा अगर, तो इसकी कीमतें क्या हो जाएंगी, ये बढ़ते जाएंगे। तो परचेजिंग पावर मतलब आप कितना खरीद सकने की आपकी क्षमता जो है परचेजिंग पावर पैरिटी में आपका, और यही दोनों को कंपेयर करते हैं एक्सचेंज रेट पे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर यूएस के हिसाब से एक कलम को हमको खरीदने के लिए 4,000 रुपया जो है देना पड़ेगा इंडियन करेंसी से, और वही जो अमेरिकन है उसको कितना देना पड़ेगा, 50 रुपया जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये परचेजिंग पावर में क्या है कि अब किसका परचेजिंग पावर जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है, यूएस वाले का, वो ज्यादा से ज्यादा वो खरीद सकता है कम डॉलर। तो इसी को कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी की, मतलब एक्सचेंज रेट में दोनों को पहले इक्वल कर लीजिए। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है कि पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स क्रय शक्ति समता, मतलब दोनों को इक्वल किया गया कि गणना विभिन्न देशों में समान वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों की तुलना करके की जाती है। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? सही है। अब पीपीपी डॉलर के मामले में भारत दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये सही है कि गलत है? ये गलत है। हम लोग हैं क्या है, हाँ हम लोग जो है काफी ऊपर आ गए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पहला जो है वो स्टेटमेंट सही है, और बल्कि उसको आप लोग नोट ही कर लीजिए, ट्रिपल पी जो है यही काम करता है, ये एक तरह से उसका डेफिनेशन भी हो जाएगा। परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइसेस ऑफ सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मतलब हुआ, जैसे आप इकोनॉमी की क्लास अगर करते हैं मान लीजिए पटना में, उसका क्या आपका जो है ये चार्ज हो गया, वही दिल्ली में कर रहे हैं उसका क्या चार्ज हो गया, मुंबई में कर रहे हैं उसका क्या, और यही क्लास अगर आप न्यूयॉर्क में पढ़ते तो आपको क्या पे करना पड़ता है। एक डिफरेंट मतलब एक सेम सर्विसेज का, यहाँ पे भी आप तंदूरी रोटी और पनीर चिली खा रहे हैं, दिल्ली में भी खा रहे हैं, मुंबई में भी खा रहे हैं, और यही आप जो है न्यूयॉर्क में खा रहे हैं। तो सेम गुड्स और सर्विसेज अगर आप, तब आप कंपेयर जो है ये सही से कर सकते हैं परचेज। तभी तो हम लोग तीसरा पोजीशन पे हैं। दोनों को जब इक्विवेलेंट किया जाएगा तब आप कितना ज्यादा, तभी तो पूरी दुनिया यहीं पे कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी कह रही है ना, कि भारत में क्या है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है कंज्यूमरेबल गुड्स जो है वो बढ़ेगा, यहाँ के लोग क्या करें, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें, डिमांड जो है ज्यादा, तो ज्यादा डिमांड होगा, ज्यादा पॉपुलेशन है तो बेसिक कम्युनिटीज बढ़ेगा। भाई जितना लोगों को रोटी चाहिए, उतना लोगों को कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए रहने के लिए, एजुकेशन चाहिए, हॉस्पिटैलिटी, होटल, जितना जरूरत है वो, तो आप क्या कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या कीजिए, वो सप्लाई कीजिए, और जितना कंजम्पशन बढ़ेगा आपका आउटपुट भी बढ़ेगा, तो आपके वो जीडीपी के लिए है। लोग किसी भी फील्ड में नहीं, वो तो दूसरा एक एस्पेक्ट हो गया, वो तो आप एक अलग आप मतलब वो एक चर्चा ले गए कि बैंक अगर जो डुबाया है, मतलब डुबाया इन सेंस की जो एनपीए जो है वही वसूल ले तो 2% के करीब जो आपकी जीडीपी और बढ़ जाएगी है। हाँ, तो अब जाहिर सी बात है कि आप कोई व्यवसाय करेंगे वो सक्सेसफुल होगा, ये भी तो कहना, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे है गवर्नमेंट एग्जाम, तो इसके लिए पॉलिसी मेकर्स कैसे ये हो गए। मान लीजिए कि गवर्नमेंट एग्जाम्स आप कह रहे हैं, आपको हम बता देते हैं, आप कोई भी टॉप मोस्ट आप यहाँ चले जाइए, बल्कि उसके लिए एक अलग रिक्वायरमेंट होता है, आप कोई भी उसके लिए कोई एज बार नहीं है, जैसे आप कभी भी लॉ कभी भी कर सकते हैं, आप किसी भी एज ग्रुप में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कभी भी कर सकते हैं, आप कंपनी सेक्रेटरी सीएस कभी भी कर सकते हैं, आप एमबीए आपको करना है वो कभी भी कर सकते हैं, आप ये एमबीबीएस और अगर आपको ये अगर डॉक्टरी पढ़ना है कभी भी पढ़ सकते हैं। तो ये कहने का मतलब कि ये किसी भी प्रोफेशनल कोर्सेज में, आप कैट का एग्जाम उसके लिए कोई अपर एज नहीं है, आप कभी भी दे सकते हैं, वो
वो थोड़ी है, वो गवर्नमेंट आपको थोड़ी कह रही है कि आप आइए और आप जो है 60 साल तक ये पढ़िए, पढ़ाई कीजिए और नहीं कीजिए। आर गेटिंग माय पॉइंट? वो एक अलग पक्ष है कि इनके पास युवा चार हैं। आप जैसे अगर आप भीड़ देखिए, अगर आप इंडिया का एक मैप बनाइए और ये देखिए कि जो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर और ये तैयारी करने वाले, तो उस मैप में आप देखिएगा कि एक खास क्षेत्र के ही लोग ज्यादा तैयारी करते हैं। क्या फर्क पड़ता है? अपर एज हटा दीजिए। हम तो कह रहे हैं जो आप 42 कह रहे हैं, मिनिमम एक जो 21 है उसको आप मैक्सिमम 60 कर दीजिए, हटा ही दीजिए। जो 21 साल में जो लड़का जा रहा है उसकी सर्विसेज ज्यादा होगी। जो 59 में अगर ज्वाइन कर रहा है वो 1 साल से सर्विसेज देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये नहीं है फैक्टर, इसके वजह से नहीं हो रहा है। वजह ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एस्पिरेशन जो है वो इसका रख रहे हैं कि हमको इसी सेक्टर में जाना है। और पूरे भारत का अगर आप मैप बनाइएगा तो एक खास ज्योग्राफिक लोकेशन के ही लोग ज्यादा जाते हैं। हाँ हाँ, मतलब जो भी ज्यादा जो है यही इसके पीछे। तो ये जो आप देखिए कहीं भी वो एक बार नहीं, आप कोई भी इस तरह का जो प्रोफेशनल जो कोर्सेज का है उसमें आप कर सकते हैं। तो ये सब बातें जो हैं इसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ना है। आप व्यवसाय कीजिए। व्यवसाय भी आपको क्या लगता है कि लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा सबको तो सब लोग व्यवसाय अच्छा कर लेंगे? बिल्कुल नहीं, वो एक अलग स्किल है, हुनर है। अगर आप देखिएगा इन दोनों की तुलना अगर आप करेंगे तो जो डेटा भी सजेस्ट कर रहा है कि अधिकांश स्टार्टअप जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं हुए। और अगर सक्सेसफुल नहीं हुए, एक व्यक्ति अगर दे रहा है एग्जाम, अगर वो सक्सेस नहीं कर पा रहा है तो फिर भी वो क्या हुआ, एक काफी हद तक जो उसको एक नॉलेज डोमेन में उसका एक इंक्रीमेंट हो रहा है। और आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखिएगा तो बहुत ज्यादा वो आप कोई भाई तैयारी में क्या है, जो आपका नॉर्मल जो खर्च होगा वही है। वहां एक व्यवसाय को लेके आप डूबे, आपको लोन भी कैसे चुकाना है ये भी ध्यान रखिएगा। आई बात समझ में? तो इसलिए ये दोनों पक्ष जो है, फॉर्मल सेक्टर में जॉब क्रिएट करना डिफिकल्ट है गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि जितना पॉपुलेशन यहाँ है इंडिया में, सबको गवर्नमेंट जॉब देना संभव ही नहीं है। तो इसलिए फॉर्मल सेक्टर में जॉब जो है ये क्या है, ये क्रिएट कर पाना गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल है। इसीलिए इनिशिएटिव लेके लोगों को आगे आना होगा कि हम रोजगार जो है वो क्रिएट करेंगे, जो लोग कर सकते हैं। दूसरा पक्ष इसका समझिए, पहले सुन लीजिए, पहले बात कर लीजिएगा। और दूसरा पक्ष इसका क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो एक अपॉर्चुनिटी दे सकती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन भी आप लोग पढ़े अनुच्छेद 16 क्लॉज 4, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको बराबर अवसर मिलेगा। ये वो नहीं गारंटी कर रही है कि पर हाउस होल्ड एक एक जो है गवर्नमेंट जॉब हम देंगे, ये नहीं इंश्योर कर रहा है। वो ये कह रहा है कि आपके साथ कोई विभेदकारी जो है वो नीति नहीं बनेगा, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी नहीं बनेगी। लेकिन वो ये नहीं इंश्योर कर रहा है कि सबको जॉब जो है हम देंगे, वो कर भी नहीं सकता है, कोई सरकार नहीं कर सकती। जितना जनसंख्या, हाँ 16 लाख लड़के तो केवल आपके यहाँ जो है सो 10th पास करके 11th 12th आ रहे हैं। 2-3 साल बाद वो भी फॉर्म भरने लायक हो जाएंगे, ग्रेजुएशन हो जाएगा, तो कहाँ से सबको दीजिएगा आप नौकरी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गया। सातवां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वे टू रिड्यूस इनइक्वालिटी? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। असमानता को कम करने का तरीका नहीं है। क्या आंसर दिया इन्होंने? हाँ, वेरी गुड, सही आंसर है आपका। बताइए। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ये तो है, इससे रिड्यूस जो है होता है। टैक्सेशन क्या है? कर। टैक्स का पर्पस क्या होता है? इनइक्वालिटी को दूर करना। नहीं, टैक्स का पहला यही काम है भाई, जिसके पास अधिक पैसा उससे गवर्नमेंट पैसा क्या करती है लेके? विकास कार्य करेगी, या जिसके पास नहीं है उसको सपोर्ट करेगी? गवर्नमेंट कहां से करेगी? ऐसे लोग जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उनको सपोर्ट गवर्नमेंट कहां से करेगी? गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आया? जो लोग टैक्स पेयर है उनसे क्या किया? टैक्स लिया और दिया। तभी तो ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम नहीं बनेगा जहां कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो। तभी तो दोनों को बराबर करना है ना। इनको हम कैसे प्रमोट करेंगे, एलिवेट कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं से हम टैक्स लेंगे। ये तो होता ही है।
दूसरा लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स एकदम है। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति अकेला है, उसके पास जो है 50 बीघा जमीन एग्रीकल्चरल लैंड, वो खेती कर भी नहीं पा रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, आप एक थ्रेशोल्ड लगाइएगा ना कि एक व्यक्ति है उसके पास इतना, इससे ज्यादा जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि लैंड तो कोई नहीं उपजा सकता है ना, वो तो इनइलास्टिक सप्लाई है, इसीलिए लैंड रिफॉर्म्स भी वो जरूरी है। तो ये तीनों, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ये आंसर हो गया। ये कोई तरीका नहीं है इनइक्वालिटी को दूर करने का। चलिए 8वां, क्या पूछ रहे हैं बताइए ना, हमसे पूछिए ना। हैं किस चीज का रहे, होना चाहिए किसी अभी गवर्नमेंट के लिए, क्या गवर्नमेंट कहता है कि आपके पास कितना से लगा जमीन, इससे ज्यादा हो तो गवर्नमेंट कभी भी आपसे ले सकती है। ठीक तो है, तो उसमें बोले 32 एकड़ मेरे पास है, नहीं ठीक है, तो क्या मतलब उससे भी कम करा दिया जाए? नहीं नहीं, ये हाँ खुद से मुझसे पूछा है। हाँ ये मेरा पूछा था, मेरा तो कम है। नहीं ठीक है, चलिए 8वां बताइए, बताइए। पब्लिक सेक्टर वर्क इन इंडिया, इसमें कौन सा सही है? प्रोवाइडिंग पब्लिक यूटिलिटी रिसोर्स, और दूसरा टू क्रिएट सोशल एंड इकोनॉमिक ओवरहेड कैपिटल, सामाजिक और आर्थिक ओवरहेड पूंजी बनाना, ठीक है। तीसरा टू एंश्योर बैलेंसेस रीजनल एंड रीजनल डेवलपमेंट, क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास में संतुलित, ये भी ठीक है। समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना, एडवांसिंग इगैलिटेरियन गोल्स, सब सही है, सब सही है तो बना, और यही आपके कॉन्स्टिट्यूशन का भी गोल है, क्या? टू मेक अ जस्ट एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी, समता मूलक समाज बनाना है और न्याय संगत। तो ये चारों आंसर हो गए, ऑल ऑफ दीज। ये क्या है? पब्लिक सेक्टर वर्क। ये जो चार है ना, इसको आप पॉइंट के रूप में लिख लीजिएगा, तो आपके मेंस जो आप लोग लिखते हैं ना, उसका भी एक बहुत अच्छा ही आंसर, और इसी को एक्सप्लेन कर दीजिए। टू एंश्योर बैलेंसेस रीजनल एंड रीजनल डेवलपमेंट, कि जो क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास के बीच में कैसे एक संतुलन स्थापित करना है, और यहाँ क्या समतावादी जो है आपको क्या करना है, लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट आइए, अगला बनाइए 9। क्या ये जवाब दे रहे हैं? हाँ 8 का ऑल, बहुत सही समय से जवाब दिए। चलिए नेक्स्ट 9, इनमें से क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर? सब सही है, सब सही कैसे है? पढ़िए तो पहले। हाई ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, हाई डिमांड फॉर सर्विस एज एन एंड प्रोडक्ट, सही है। टेक्नोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, ये भी सही है। डेवलपमेंट ऑफ आईटी, आईटी का डेवलपमेंट हुआ तो ज्यादा से ज्यादा नौकरी दिया सर्विस सेक्टर में, ये भी सही है। 1 2 3 सही है। चौथा लिबरलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर एंड रिफॉर्म्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ये भी सही है। 1 2 3 4 मतलब उपरोक्त सभी, ऑल द अबव। 9 का डी सब सही है। क्या आंसर बताए थे आप लोग? ऑल द अबव ना। चलिए 10, क्या है? ये भी मालूम है। According to economic survey about services, which statement among the following is not correct? Fashion, grocery and general merchandise will be captured nearly 2/3 of Indian e-commerce market by 2030. ये क्या अभी हम कुछ दिन पहले ही फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बताए थे, उसमें क्या था? ये नहीं था, ये गलत है। PMI services witnessed strongest expansion since July 2022, ये सही है। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स अनाउंस्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी सही है। क्रेडिट ग्रोथ टू सर्विसेज अबव 16% सिंस जुलाई। 17 दशमलव कितना बताया था अभी हमने? 56।
तो ये गलत है और ये रेस्ट जो है। इकोनॉमिक सर्वे आप लोग का एक सेपरेट जो है, कल ही परसों से नहीं होता है तो ले लेते हैं। इन इंडिया टर्शियरी सेक्टर इंक्लूड्स, क्या क्या है, ये तो इजी क्वेश्चन है। फॉरेस्ट्री और फिशिंग को हटाइए 3 नंबर को, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट और फिनेंस एंड रियल एस्टेट। 12 नंबर बताइए। क्या क्या है इसमें? ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, ये क्या है? टर्शियरी सेक्टर। अब बताइए, द लार्ज सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज यूपी। यूपी कहां से आ गया? अगर यूपी है तो एग्रीकल्चर होगा। हाँ नहीं, ये थोड़ा सा इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें आप ऐसे समझिए, इसको हटा दिए, यूपी मत पढ़िए आप लोग। द लार्ज सोर्स ऑफ नेशनल इनकम किसमें? वो सर्विस सेक्टर जो है, ठीक है। आइए, ये भी वही है क्वेश्चन। हाँ ठीक है। हाँ नेक्स्ट 15 नंबर बनाइए। हाँ ये अभी बताया था, अभी हमने आपको, सबसे ज्यादा सर्विसेज में है, उसके बाद इंडस्ट्री में है 27, उसके बाद एग्रीकल्चर है, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है वो घटते क्रम में, सबसे ज्यादा सर्विसेज, फिर इंडस्ट्री, फिर एग्रीकल्चर। चलिए नेक्स्ट, और क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट द इंडियन इकोनॉमी? कौन सा इसमें से सही नहीं है, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये तो अभी तक बन जाना चाहिए आंसर। बी 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 ऑप्शन देखिए, बी सही है, नॉट ट्रू। हाँ तो वही आंसर होगा ना, वही तो हम भी बोल रहे हैं सर। नेक्स्ट 17, as the economy develops the share of the tertiary sector in GDP increases. Very good. हाँ, अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इनको भी देख ली। ये बताइए, मोनोपोली किसको कहते हैं? इसमें से कौन है जिसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है? इंडियन रेलवे। क्योंकि खुदरा सब्जी बाजार एक खोलेगा, बगल में एक और आ जाएगा। साबुन का बाजार वही है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के लिए श्रम बाजार यहाँ भी है। तो 3 नंबर जो है इंडियन रेलवे, यही जो है वो सही। नेक्स्ट, द रेट एट विच, बताइए ये क्या लिख रहे हैं? हाँ ठीक है। द रेट एट विच a consumer is ready to substitute one good with another without changing the level of satisfaction is called, क्या इसको बोलते हैं? ये इसका मतलब ये हुआ कि किस रेट, मतलब उस रेट को क्या कहते हैं कि सब्स्टिट्यूट वन गुड टू अनदर। अब जैसे मान लीजिए कि आप जो है माजा पीते हैं, ठीक है, माजा अवेलेबल नहीं है, सामने से वो दुकान वाला बोला कि सर स्लाइस है, ले लीजिए। तो स्लाइस क्या है? माजा का सब्स्टिट्यूट है। आप चाय पी रहे हैं तो चाय नहीं है, कॉफी है, कॉफी जो है हम पी लें, ठीक है। कोक के जगह पेप्सी मिल गया, तो मतलब ये उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। स्प्राइट को 7 अप से सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। बहुत हो गई मार्केटिंग इन लोगों की। चलिए तीसरा, ये आप लोग संभवतः नहीं जानते होंगे, इसलिए हम आपको बता देते हैं। नहीं, एडम स्मिथ तो चारों में तो वो तो होंगे ऐसे। एडम स्मिथ, रिकार्डो और गॉलब्रेट जो है, ये है। रिकार्डो का एक मॉडल भी है, वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है, उसमें एक कंपैरेटिव एडवांटेज और एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी आती है, रिकार्डो मॉडल। वो नहीं, बस आप लोग ये नाम के स्तर पे ये जान जाइए। नेक्स्ट बताइए, चौथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अप्लाई कीजिए थोड़ा सा आप लोग।
कोई कमोडिटी है उसका मार्केट प्राइस इंक्रीज कर सकता है, कब? सबसे पहले तीसरा ऑप्शन देखिए, द गुड्स आर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज। आपका पैसा जो है बढ़ रहा है, अब आप जो है ये राजा पुल के पास जाके गोलगप्पा नहीं खाइएगा, अब आप क्या जाइएगा, आप जाइएगा किसी बड़े रेस्टोरेंट में, मौर्या लोक में बैठ के वहां पे जाके आप क्या खाइएगा, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, इनकम बढ़ रहा है। आर गेटिंग माय पॉइंट? तब आप इंफीरियर गुड्स नहीं, अब आप कहाँ जाइएगा? हाँ, तो ये तो ऑप्शन नहीं है 3 नंबर। अब दूसरा पहला देखिए, इंक्रीज द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट आर्टिकल। तो अब उसका डिमांड कब बढ़ेगा? जैसे कि माजा का दाम बढ़ेगा तो स्लाइस भी धीरे धीरे वो बढ़ेगा, तो उसका डिमांड, अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो जो उसको सब्स्टिट्यूट करने वाला है उसका भी बढ़ेगा। आई बात समझ में? जैसे कि समोसा का अकेले दाम नहीं बढ़ेगा, कचौड़ी का भी बढ़ेगा, मतलब जो उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है। सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब हो गया? जैसे कि आप ऐसे समझिए कि आप ओपनर जो आपके बैट्समैन हो गए वो कौन हो गए? रोहित शर्मा हो गए, उसके साथ कौन आता है? नहीं, अभी कौन था? शुभमन गिल। तो शुभमन गिल मान लीजिए रिटायर्ड हो गए, तो क्या उसको सब्स्टिट्यूट केएल राहुल से कर सकते हैं? केएल राहुल से बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो ओपनर बैट्समैन, वो भी वैसे ही किसी को भी, मतलब ओपनर को सब्स्टिट्यूट किया आपने, ओपनर को। आई बात समझ में? अब ऐसा नहीं कि आप किसी बॉलर से उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। यही बात है कि सिमिलर टेस्ट है, जैसे कोक है, हाँ ठीक है जायसवाल, सही लिखे आप। हाँ, तो अब जैसे है कि पेप्सी है, तो पेप्सी का सिमिलर टेस्ट क्या हो गया? कोक। तो जब चाय का दाम बढ़ेगा तो कॉफी का भी दाम जो है, तो वही ये कह रहा है क्या कि रिमेन्स अनचेंज। अगर अदर चीजें उसके बारे में हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे, क्या कर रहे हैं? द मार्केट डिमांड फॉर ए कमोडिटी मे इंक्रीज इफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट आर्टिकल। उसको जो सब्स्टिट्यूट करने वाला जो आर्टिकल, अगर उसका दाम बढ़ेगा तो लोग क्या कहेंगे, अरे देखो ना अभी तुम यही 10 रुपया में बेच रहे हो स्प्राइट, 7 अप जो है 12 रुपया हो गया, तो ये भी कल क्या कर देगा? 12 रुपए में कर देगा। ये सब्स्टिट्यूट, ये एक मार्केट का फेनोमेनन है, ठीक है। और क्या है, इफ इट्स प्राइस डिक्रीज, जाहिर सी बात है कि जब उसका दाम जो है थोड़ा सा कम कर दीजिएगा तो डिमांड क्या है, वो बढ़ जाएगा। ये जॉन मेनार्ड केन्स थे। Which of the following economists propounded the purely monetary theory of business cycle? ठीक है, हो गया। चलिए चलिए आइए कुछ और क्वेश्चंस इससे देखते हैं। ये हो गया, ये जो आप लोग का हाँ, इसी से रिलेटेड नहीं, कुछ और क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन हुआ। चलिए एक और जो है, ये क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट है, पहले पढ़िए। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इसको नहीं हो तो नोट भी करते चलिए आप लोग, इज ब्रॉडर देन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, while
economic growth is quantitative concept the economic development is qualitative concept। ठीक है, अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा इसमें से आंसर सही है? बताइए। बताइए। हाँ, यही पूछना है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ब्रॉडर देन कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? बताइए। सेकंड है व्हाइल इकोनॉमिक ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। सेकंड सही है। और फर्स्ट, वो हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं आप लोग को 1 2 3 4 5 वाला, आप सीधे स्टेटमेंट पर रिएक्ट कीजिए। फर्स्ट भी सही है, हाँ दोनों सही है। और इनफैक्ट यही आपका डेफिनेशन भी हो गया कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये क्या है, एक ब्रॉडर होता है कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक ग्रोथ से। और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। अभी के समय जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं हो रहा है, हाँ इकोनॉमी बहुत फास्ट तरीके से राइज हो रहा है, मगर जैसे नॉर्मल है उसके स्टैंडर्ड में कोई भी नहीं है। मतलब रिच आर गेटिंग रिचर, मतलब आपका यही कहना है कि वाई दिस ग्रोथ is not translated into डेवलपमेंट, है ना। मतलब कि ग्रोथ तो हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, विकास नहीं हो रहा, मतलब आर्थिक समृद्धि हो रही है। तो अब यहीं पे ये है कि जो आपकी आर्थिक समृद्धि है वो क्या है। अब आर्थिक समृद्धि जिसको आप कह रहे हैं ना, वो है कि जैसे कि आप मान लीजिए कि 3 ट्रिलियन से आप 5 ट्रिलियन आ गए, ये क्या हो गया, स्टैटिस्टिकली यू आर डूइंग वेल, मतलब कि इन क्वांटिटेटिव टर्म्स में, है ना, नंबर में आप जो है, जैसे आप ऐसे समझिए कि 90% से 92% आपका मार्क्स आ गया। लेकिन अभी हम आपसे ये पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नहीं मालूम है, तो नहीं मालूम है तो आपका ये कि सर इकोनॉमिक्स में मेरा 92 नंबर आया, तो मतलब कि आप स्टैटिस्टिकली तो अच्छा कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल आपका क्लैरिटी नहीं है। यहाँ भी वही बात हो गई कि डेवलपमेंट के अदर्स जो पैमाने हैं, इंडिकेटर्स हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट या अदर, उस पर आप जो है नहीं करेंगे, यही चीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये यूपीएससी का एक क्वेश्चन है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये आप लोग को पढ़ाए भी हैं हम,
formation as a concept is better explained in terms of process which enables. ठीक है, पहला स्टेटमेंट इंडिविजुअल, इसको लिखते चलिएगा आप लोग तो ज्यादा फायदा तभी है इसका, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आप लोग के काम आएगा. ऑफ ए कंट्री टू accumulate more capital. दूसरा हो गया increasing the knowledge skill levels and capacities of the people of the country. Of the people of the country. तीसरा accumulation of tangible wealth. Next, accumulation of intangible wealth. ठीक है, ये जो है यूपीएससी 2018 का ये क्वेश्चन है. कंसीडर द फॉलोइंग, स्टेटमेंट. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आप लोग को हम पढ़ाए हुए हैं, इसलिए हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये आप लोग इसका आंसर कीजिए. ये क्या है कि एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस. अब देखिए क्या पूछा जा रहा है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज ए कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस विच इनेबल्स. इसका क्या मतलब होता है? इंडिविजुअल्स ऑफ ए कंट्री टू एक्युमुलेट मोर कैपिटल, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा. एक्युमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ, ये भी नहीं है. एक्युमुलेशन ऑफ इनटेंजिबल वेल्थ, ये भी नहीं है. हाँ, यही है. और इसको नोट भी आप लोग कर लीजिए. मतलब कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो दरअसल है क्या? तो इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल लेवल्स एंड कैपेसिटीज ऑफ द पीपुल ऑफ द कंट्री. जैसे ही आप इसमें वृद्धि करते हैं, अब ये कैसे आप कीजिएगा? तो जैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो आपका ये है एनएसडीसी, कौशल विकास योजना जो है, या इस तरह से, तो यहीं से आपका ये अच्छा, इनटेंजिबल वेल्थ जो हो गया आपका, इनटेंजिबल वेल्थ किसको कहते हैं? विच कैन नॉट बी. तो लेकिन वेल्थ को इनटेंजिबल और टेंजिबल दोनों को हम अगर ये कर रहे हैं ना, तो वो नहीं होगा ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिफाइंड ही होता है कि आप उससे कितना ज्यादा इंक्रीजिंग नॉलेज और स्किल. जैसे गुडविल है, तो गुडविल भी आपका इंटेंजिबल है, लेकिन गुडविल जो है वो एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ यहाँ पे नहीं आएगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्म. इसी वजह से ये चौथा आंसर नहीं हो रहा है इसका. ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. हाँ, छोड़ दिया जाए. भूख लग गया है?
नहीं वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आया आज, है ना। एक बार से फिर से आप लोग का ये रिवीजन भी हो गया, और पूरा जो है ये कल जो है फिनेंशियल सेक्टर वाला जो है ना, फाइनेंशियल सिस्टम। ओके जी, थैंक यू।